गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट सेकेंड। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र राज्यों सोवियत संघ के विघटन के कारण। हमने प्रीवियस वीडियो में सारा कवर कर रखा है, अब ये थोड़े से टॉपिक्स रह रहे हैं, इनको हम सेकेंड पार्ट यानी इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो इसमें जो सोवियत संघ का विघटन के कारण क्या थे, मतलब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, समाप्त क्यों हो गया सोवियत संघ। नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। जो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो जो नागरिक थे उनकी राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। वहाँ पे बहुत ही गरीबी आ गई थी और वहाँ की जो जनता थी वो सेटिस्फाई नहीं थी अपने सरकार से। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। सोवियत प्रणाली नौकरशाही का शिकंजा कसती जा रही थी जनता पर। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं थी, मतलब लोगों का ख्याल रखना तो भूल ही गए थे, वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते थे। जनता की बहुत बुरी हालत हो गई थी उनका, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बुरा शासन था। सोवियत संघ में अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनके नियंत्रण में बने रहें। लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा था। उस टाइम पे सोवियत संघ की जो जैसे जीडीपी वगैरह होती है या फिर जो देश की हालत थी, यानी सोवियत संघ की जो हालत थी वो बहुत ही बुरी थी। लेकिन वो लोग जनता को क्या कह रहे थे कि सोवियत संघ जो है वो विकास कर रहा है, जो कि झूठ था। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार पर करना। मतलब जो वहाँ की सरकार थी सोवियत संघ की, वो जनता के ख्याल ही नहीं रख रही, उनके बेरोजगारी या उनके खाने पीने का ख्याल ही नहीं रख रही। वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन या फिर पैसा जो वहाँ के परमाणु हथियार बनाने में, क्योंकि उसे अमेरिका से जीतना था, अमेरिका से लड़ना था, इसलिए उन्होंने सारे पैसे, अधिकतर संसाधन परमाणु हथियार बनाने पर खर्च कर दिया। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना। हमने पढ़ा था पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में अमेरिका आता है, तो उसके मुकाबले जो उसकी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही बेकार थी। रूस की प्रमुखता, जो वहाँ पे रूस देश था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और देशों के मुकाबले। गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। गोरबाचेव एक सोवियत संघ के नेता थे, उन्होंने सुधार करने की प्रयास किया था पर उसका विरोध होने लगा। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। राष्ट्रवादी भावना और प्रभुत्व की इच्छा का उभार। मतलब ऑल ओवर ये आप पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये अगर आप पेपर में लिख आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो आप ये नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और यही सारे रीज़न थे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब जो सोवियत संघ के मतलब विघटन तो हो गया उसका, वो समाप्त तो हो गया, खत्म तो हो गया, लेकिन इसके परिणाम क्या हुआ, मतलब इसका रिजल्ट क्या आया। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। दूसरी दुनिया का पतन। दो दुनिया हो गई थी, विश्व दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक अमेरिका के साइड, एक सोवियत संघ के साइड, और इन दोनों में युद्ध नहीं था बट शीत युद्ध था। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा, शीत युद्ध जैसा कोई भी युद्ध था ही नहीं उस टाइम, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय। मतलब पहले दो देश लड़ रहे थे आपस में कि मैं फर्स्ट हूँ, मैं फर्स्ट हूँ, एक तरीके से कि मेरा देश विश्व में अधिकार है अहम कि मेरा। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका का वर्चस्व यानी अमेरिका की ताकत थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी क्या बहुत बढ़ गई। हथियारों की होड़ की समाप्ति। सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय। अब सोवियत संघ का, ये सोवियत खेमे का अंत का क्या मतलब है या विघटन का क्या मतलब है।
ये नहीं कि वो देश ही गायब हो गया, वो जगह गायब थोड़ी ना हो सकती है, वो डिवाइड हो गया 15 नए देशों में, यानी 15 नए देशों का उदय हुआ और सोवियत संघ का समाप्त। और हथियारों की होड़ किस में उड़ती? सोवियत संघ में और अमेरिका में। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। हथियारों की होड़ की कीमत। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में वह पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में वह पश्चिमी के देशों से बहुत पीछे छूट गया। अब इसका क्या मतलब है? हथियारों की होड़ की कीमत। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़, मतलब जो भी गन्स और जो भी मतलब बम वगैरह होते हैं, उन सब में तो अमेरिका और सोवियत संघ इक्वल थे। मतलब अगर 100 बम अमेरिका नए बना रहे तो 100 बम ही सोवियत संघ भी नए बना रहे। परंतु जो टेक्नोलॉजी होती है, प्रौद्योगिकी और के बुनियादी जो ढांचे थे, टेक्नोलॉजी में सोवियत संघ बहुत पिछड़ गया। मतलब अगर वो एक सुई से लेके एक एरोप्लेन तक बना रहे और वही अमेरिका भी एक सुई से लेके एरोप्लेन बना रहे, बट जो अमेरिका के एयरप्लेन में बात है, यानी जो उसका ढांचा है वो बहुत ही अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, मजबूत है। लेकिन जो सोवियत संघ का था वो बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा जो था उसका खराब था। लिखा है ना, उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में वह पश्चिमी के देशों से पीछे छूट गया। मतलब हर चीज में हथियारों की होड़ को छोड़कर वो सब टेक्नोलॉजी में पीछे छूट गया था। अब आते हैं शॉक थेरेपी पे। ये 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है आराम से, तो ये ध्यान से पढ़ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एक। शॉक थेरेपी शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगर ये 1 या 2 मार्क्स में आए तो आप इतना लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात यानी चोट पहुंचाकर फिर उसका इलाज करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। मतलब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब वो समाप्त हो गया, तो उनको कहा गया, वहाँ के देशों को, कि तुम पूंजीवादी व्यवस्था अपना लो, और इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताएं। अगर 6 मार्क्स का आएगा तो ये सारा आएगा, तो आप ध्यान से पढ़ लो और स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना, अभी से याद करना शुरू कर दो। शॉक थेरेपी की विशेषताएं। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फॉर्म या को निजी फॉर्म में बदल दिया गया। मतलब जो भी साम्यवाद में होता था, सारा जो काम था वो सरकार के अंडर होता था, लेकिन जब शॉक थेरेपी लाई गई तो सारा काम वो निजी फॉर्म में बदल दिया गया, यानी प्राइवेट हो गया। पूंजीवादी पद्धति में से खेती की जाने लगी। मतलब पहले साम्यवादी तरीके से की जाती थी, अब पूंजीवादी तरीके से की जाती है। मतलब सरकार के हाथ में कुछ नहीं था। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, यानी अन्य देशों में अपना सामान पहुंचाना, मुक्त व्यापार। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मतलब वही कि बाहर देशों से भी उनको अपना सामान पहुंचाना, देना, बेचना, खरीदना। क्रय विक्रय। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। अब जो वहाँ के लोग थे उन्हें लगा साम्यवादी व्यवस्था तो बेकार है, तभी तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसलिए उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से उनका जुड़ाव हो गया। और यही शॉक थेरेपी की विशेषता है। अब देखते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम।
पूर्णतः असफल रूस का औद्योगिकी ढांचा चरमरा गया। रूस यानी वही सोवियत संघ, जो विघटन हो गया, वहाँ रूस हो गया। उसका जो ढांचा था शॉक थेरेपी के आ जाने से और बिगड़ गया, मतलब वहाँ का एकदम विनाश टाइप हो गया। उनका जो औद्योगिकी ढांचा था वो एकदम खराब हो गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। रूस की मुद्रा क्या है, ये आ सकता है क्वेश्चन, रूबल, इसमें बहुत गिरावट हो गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। सरकारी रियासत खत्म हो गई, ज़्यादातर लोग गरीब हो गए। वहाँ के अधिकतर लोग गरीब हो गए थे शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद। 90% उद्योग को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों, औने पौने दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गरज सेल कहा जाता है। मतलब उस टाइम इतनी भुखमरी आ गई थी या फिर इतनी गरीबी आ गई थी कि अगर जैसे मुझ पर 90 रुपए का सामान है, एक ज्योमेट्री बॉक्स है लाइक 90 रुपीज़ की है, लेकिन मेरे पे खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मुझे उसे सिर्फ 10 रुपए में बेचना पड़ रहा है, तो मैं बेचूंगी क्योंकि उस वक्त मुझे पैसे की इतनी ज़रूरत है। इसलिए रूसी मुद्रा रूबल में भी गिरावट आई और औने पौने दामों में ऐसे ही दुकानदारों ने अपना सामान बेचा, और इसे क्या कहा जाता है, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गरज सेल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, गरज सेल। शॉक थेरेपी से उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिनमें पहले साम्यवादी शासन थी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिकी ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योग को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। लगभग 90% जो उद्योग थे वो निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया, मतलब सबने अपने उद्योग वगैरह बेच दिए। और आर्थिक ढांचे का यह पूरा पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योग को मट्टियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गरज सेल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद कर लेना। इसमें यही है कि शॉक थेरेपी के आ जाने से और उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, हालत बहुत ही ख़राब हो गई, गरीबी रेखा में आ गए आधे से ज़्यादा लोग। इसलिए उन्होंने अपने जो सामान था या कंपनियां थी उन सबको बेच दिया गया निजी हाथों में, और जो कि बहुत ही सस्ते औने पौने दामों में। गरज सेल जैसी हालत उत्पन्न होने का कारण ऐसा क्या हुआ कि ऐसी गरज सेल की हालत हो गई, मतलब इतने कम दाम पे क्यों बेचना पड़ा, ऐसा क्या रीज़न था। महत्वपूर्ण उद्योग की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उनकी कीमत कम से कम करके आंकी गई, मतलब अगर 100 रुपये का एक टिफ़िन बॉक्स है तो उसको कहा गया नहीं ये तो 10 का है, और औने पौने दामों में बेच दिया गया क्योंकि उस वक्त उनकी हालत भी ख़राब थी। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथों बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की ज़रूरत थी। मतलब सब नागरिकों को मिला था अधिकार कि वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन उन बेचारों पे इतनी गरीबी आ रखी थी, उन्हें धन की इतनी आवश्यकता थी कि उन्होंने काला बाजारियों को वो पत्र दे दिए। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रा स्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही, मतलब जो भी सेविंग थी वो सारी ख़त्म हो गई लोगों की, और रूस की मुद्रा रूबल उसकी वैल्यू एकदम ख़त्म हो गई। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। आज हम पढ़ेंगे पूर्व साम्यवादी देश के बारे में और भारत, इनके संबंध।
पूर्व साम्यवादी देश के साथ भारत से संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। दोनों का सपना, मतलब जो रूस से संबंध है या पूर्व साम्यवादी देश से संबंध है, वो भारत का बहुत ही अच्छा है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व मतलब विश्व में कई सारी ताकतों का होना, मतलब अमेरिका या सोवियत संघ एक या दो देश नहीं, बल्कि कई सारे देश एक साथ विश्व में अमीर या फिर बड़े या फिर ताकत वाले, यानी बहुध्रुवीयता विश्व का सपना है, भारत का भी और रूस का भी। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सार्वभौमत्व, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वाद द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। यानी पूर्व साम्यवादी देश और भारत दोनों का ये मानना है कि अगर कहीं झगड़ा हो अंतर्राष्ट्रीय, तो वो बातों द्वारा हल कर लिया जाए, क्षेत्रीय संप्रभुता रहे, स्वतंत्र विदेश नीति या सामूहिक सुरक्षा। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। 201 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार। भारत है वो रूस से हथियारों का खरीदार है। भारत यानी रूस से हथियार खरीदता है, और भारत और रूस द्वारा 80 मतलब जो समझौते होते हैं दो देश के बारे में, वो 2001 में भारत और रूस के बीच हुए हैं। रूस से तेल का आयात, प्रामाणिक योजना तथा अंतर्राष्ट्रीय योजना में रूसी मदद। मतलब जब हमें कभी अंतर्राष्ट्रीय योजना में, मतलब भारत को जब भी रूस से मदद चाहिए होती है तो वो मदद करता है रूस, और हम रूस से तेल भी खरीदते हैं। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। भारत ने इन दोनों देशों के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश की है। एंड थर्ड पॉइंट, गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वैश्विक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पीछे रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति कर बल दिया गया है। मतलब 2016 की बात है, गोवा में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति दोनों ने मिलकर कई सारे बातों पर सहमति दिखाई थी और एक जैसे लक्ष्य थे उनके।